मैं इस वक्त न्यू सैयदाबाद की शाही बाज़ार की नुक्कड़ पर खड़ा हूँ। ये शाही बाज़ार कभी चंद दुकानों पर मुश्तमिल था, मगर अब शाही बाज़ार बहुत बढ़ चुका है। दुकानों की तादाद भी आबादी बढ़ने के साथ साथ बढ़ चुकी है। एक वक्त था कि सुबह के वक्त ही शाही बाज़ार में सन्नाटा छाया हुआ होता था। अब पूरा दिन ही शाही बाज़ार में रौनक नज़र आती है। दुकानें भी सामान से भरी होती हैं। हैदराबाद से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर न्यू सैयदाबाद है, जिसका शुमार गांव में होता है। मगर देखते ही देखते आबादी इतनी फैल चुकी है कि वो गांव की बजाय शहर मालूम होता है। मैं अपने एक कज़न के वलीमे और उसकी बहन की शादी में शिरकत करने की गरज से आया हूँ। मैं अभी शादी और वलीमे का खाना खाकर फारिग हुआ हूँ। शहरों में बड़ी सख्ती होने पर भी शादी हाल में खाना इतना ताख़ीर से मिलता है कि अपने घर पहुँचते पहुँचते रात के 2-2:30 बज जाना मामूल बन चुका है। न्यू सैयदाबाद में किसी भी किस्म की कोई सख्ती नहीं है, फिर भी रात का खाना सुबह 11 बजते ही शुरू कर दिया जाता है। गांव के लोग आते हैं और खाना खा कर चले जाते हैं। जब तक बारात शहर से पहुंचे, गांव के लोग खाना खाने से फारिग हो चुके होते हैं। बारात आने तक पर खाना खाने के लिए सिर्फ बाराती रह जाते हैं। बारातियों को खाना किसी हाल में नहीं बल्कि किसी गली के बड़े मकान के एक दिन के लिए खाली करा कर उसके अंदर खाना खिलाया जाता है। शहर से बारात अभी पहुंची नहीं थी, मगर मैं खाना खाकर फारिग हो चुका था। इस गांव से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जब तक बारात शहर से आ जाए, मैंने सोचा इस बचपन की यादों को फिर से ताज़ा कर लिया जाए। ये सोचकर मैं अकेला ही बाज़ार की तरफ निकल आया। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये मेन सड़क है। यहाँ खड़े होकर जिधर तक भी नज़र दौड़ाओ, दोनों तरफ सिर्फ दुकानें ही दुकानें हैं, जिनमें ज़्यादातर होटल हैं। इस सड़क पर कभी चंद दुकानें थीं और होटल भी गिनती के थे। शाही बाज़ार की नुक्कड़ से 2 या 3 दुकानें छोड़कर मेरे नाना इस्माइल की परचून की दुकान थी। उनके इंतकाल के बाद उनके भाई हकीम सुलेमान ने इस दुकान को संभाल लिया था। मैंने अपने नाना इस्माइल को नहीं देखा, मगर उनके भाई नाना हकीम सुलेमान को ही देखा था। दुकान अब ख़त्म हो चुकी है और वो दुकान अब 3 छोटी दुकानों में तब्दील हो चुकी है। मेरे सीधे हाथ की जानिब चंद दुकानों के बाद एक छोटी सी गली है। गली ख़त्म होने पर इसके दूसरे सिरे पर रेलवे स्टेशन है, जो अब उजड़ चुका है। स्टेशन की टूटी हुई खस्ता हाल इमारत और रेलवे की पटड़ी इस बात की गमाज़ी करती है कि कभी यहाँ से ट्रेन गुजरा करती थी। अब रेलवे की जगह पर तजावज़ात कायम हो चुकी है। क़याम पाकिस्तान से कबल इस इलाके में हिंदुओं की आबादी थी। इन गलियों में मकानात सारे एक ही तर्ज पर बने हुए थे। दरवाज़े के एक जानिब बाथरूम, दरवाज़े की दूसरी जानिब बैठक, सेन और कमरे के दरमियान मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था, जबकि दूसरी जानिब सुराही या मटके किसी चीज़ पर रखे हुए होते थे और उन पर मिट्टी का गिलास रखा हुआ होता था। सोने के कमरे के साथ ही एक छोटा सा कमरा होता जिसमें सामान रखा होता और एक हिस्से को रात में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ख़वातीन और लड़कियों के लिए तफरीह सिर्फ़ एक रेडियो था जो सेल से चला करता था। खाना पकाते हुए या लस्सी बनाते हुए इस रेडियो को ऑन कर देती थीं। रेडियो से गाने या नई आने वाली फ़िल्म की मुख्तसर कहानी और गाने ख़वातीन में मकबूल थे। इन फिल्मों की कहानी और गाने सुनकर ख़वातीन प्रोग्राम बनाया करती थीं। हैदराबाद जाने पर सिनेमा में ये फ़िल्म ज़रूर देखनी है। बच्चों की तफरीह गर्मियों में जाकर नहर में नहाना, कंचे खेलना, लट्टू चलाना, गधों को छेड़ना या उनकी सवारी करना, इन सब खेलों में एक खेल बड़ा मकबूल हुआ लेकिन ज़्यादा नहीं चल सका। वो खेल ये था कि किसी एक बच्चे को पुराना सा सेहरा पहनाकर गधे पर बिठाकर सड़क और गलियों की सैर कराना। गधे के पीछे बच्चे बाराती होते थे। फालसे के मौसम में जब फालसा बेचने वाला शाम के वक्त गली में आता था, वो बच्चों के पास पैसे ना होने पर उनसे गंदम लेकर फालसे दे देता था। बच्चे खूब फालसे खाते और कुछ शरबत बनाकर पीते थे। गर्मी के दिनों में रात में थके हुए बूढ़े और जवान गली में चारपाई डालकर बैठ जाते थे। दिन भर की मसरूफियात पर तबादला ख्याल करते थे। किस्से कहानियों के दौर चलते थे। दरमियान में हुक्का रखा होता था। जिसको बीड़ी पीने का शौक़ था वो हुक्के की मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर कश लगाते थे। रेडियो से खबरें सुनकर मुल्की हालात से बाखबर रहते थे। रात के जैसे ही 9 बजे सब अपने अपने घरों को लौट जाते। जल्द सोने से उन्हें फजर की अजान नमाज़ पढ़ने में आसानी रहती थी। इन ही गलियों में मेरे नाना इस्माइल का घर था, जिसमें उनके बड़े भाई हकीम सुलेमान भी रहते थे। मेरे नाना ने 2 शादियां की थीं। पहली बीवी से मेरी वालदा बरकत और खाला खातून पैदा हुई थी।
पहली बीवी के इंतकाल पर दूसरी शादी की, लेकिन इससे कोई औलाद नहीं हुई और उसका भी इंतकाल हो गया। बेटों की हैदराबाद में शादियां हो जाने पर वो इस फ़र्ज से फारिग हो गए थे। उनके इंतकाल हो जाने पर उनकी परचून की दुकान हकीम सुलेमान ने संभाली थी। वो अकेले ही थे। उनकी बीवी और 3 लड़कों का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। दूसरी शादी ना करने की वजह मायूसी थी। उनके यहाँ सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे, लेकिन कुछ माह जी कर इंतकाल कर जाते। हम सब बहन भाई 2 माह की छुट्टियाँ गुजारने न्यू हैदराबाद ज़रूर जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने नाना के घर में एक काले सांप को पहली बार देखा। वो बहुत तेज़ी से बैठक के अंदर से निकला और चूल्हे के करीब आटा पीसने की चक्की के नीचे छुप गया। मैं उस वक़्त चक्की के पास पीछे चारपाई पर बैठा हुआ था। काले सांप को देखकर मेरे जिस्म में कपकपी सी तारी हो गई थी। मैं चारपाई पर सहमा बैठा हुआ था। सांप चक्की के नीचे से निकला और कमरे के अंदर चला गया। सांप के कमरे के अंदर जाने पर मेरा खौफ कुछ कम ज़रूर हो गया था, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। वालिदा साहिबा जब पड़ोस से आई तो मैंने उन्हें सांप के बारे में कुछ बताया। सांप के ज़िक्र पर वो मुस्कुराते हुए बोलीं, इस सांप से डरने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा। वो क्यों? ये सांप मैं उस वक़्त से देख रही हूँ जब से मैंने होश संभाला है। इसने आज तक किसी इंसान को नहीं काटा है। ये बैठक में ही रहता है, इसलिए हमने बैठक को इस्तेमाल करने की बजाय उसमें काट कबाड़ और फालतू सामान डाला हुआ है। उस दिन के बाद मैंने बारहा इस काले सांप को देखा। वो तेज़ी से बैठक से आटे की चक्की के नीचे आता, फिर कमरे के अंदर होता हुआ रात की वक़्त बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले छोटे कमरे के अंदर चला जाता। इस कमरे में एक सुराख था जिसके अंदर वो जाता था, लेकिन हम में से किसी को भी उसने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। इस सांप के लिए मशहूर था कि ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि इस घर में कोई ख़जाना दफन है जिसकी ये निगरानी करता है। इस सांप के हवाले से एक वाक़या भी मशहूर है कि सांप मोहम्मद यूसुफ और जोसा की भैंस के बाड़े में रात की तारीकी में छुपकर उसकी भैंसों का दूध रोज़ाना पी जाता था। एक रात जोसा की आँख खुल गई। वो घर के बाहर गली में चारपाई बिछा कर सोता था। घर के सामने भैंसों के बाड़े में उसे रोशनी नज़र आई। दिन का समा लग रहा था। उसने आंखें मल कर देखा कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन ये हकीकत थी। वो खामोशी से चारपाई से उठा और बाड़े की जानिब बढ़ा। जोसा को देखकर भैंसों ने शोर किया, जिससे सांप घबरा कर भाग उठा और अपना मनका यानी सांप का मोहरा वहीं छोड़कर चला गया। मनका से रोशनी फूट रही थी। वो ये देखकर हैरान रह गया। वो छोटा सा गोल सा पत्थर की तरह की चीज़ थी जिससे रोशनी फूट रही थी। वो समझ गया कि ये ज़रूर सांप का मनका है। जोसा ने फ़ौरन उस मनका को अपनी जेब में रख लिया और घर में ला कर छुपा दिया। दूसरे दिन जोसा की बीवी सकीना खाला के मुंह से ये वाक़या निकल गया, जिस पर न्यू हैदराबाद की औरतें वो मनका देखने को टूट पड़ीं कि हमें भी वो मनका दिखाओ कि देखें कैसा होता है। जोसा भी उसी वक़्त अपने घर में काम से लौटा था। उसे जब पता चला कि ये औरतें मनका देखने आई हैं तो वो बीवी पर गर्म हो गया और औरतों को बताया कि इसका दिमाग चल गया है, हमारे पास कोई मनका नहीं है। जोसा को अपनी बीवी पर गर्म होता देखकर औरतें एक एक करके वहाँ से खिसक गईं। जोसा ने सारी ज़िंदगी इस बात से इनकार ही किया कि उसके पास कोई मनका है, लेकिन लोग यही कहते हैं कि सांप का मनका मिलने पर ही जोसा ने बहुत तरक्की की। उससे पहले उसके हाथ इतना माल नहीं था। मेरी वालदा बच्चों की स्कूल की छुट्टियां गुजारने न्यू हैदराबाद आई हुई थीं। इस वाक़े पर तबसरा करते हुए उन्होंने गांव की औरतों से कहा, यह सांप बरसों से हमारे घर में है और फ़ायदा पड़ोसियों को पहुंचा रहा है। रात को वो जब सोई तो ख्वाब में वही सांप नजर आया और सांप इंसानी आवाज़ में बोला, तू क्यों गम करती है? इस घर में इतना ख़जाना दफन है कि अगर तेरी 7 पुश्तें भी खाएँ फिर भी कम नहीं होगा। दिन के 12 बजे सेन को खोदना शुरू कर दे, सारा ख़जाना तेरा हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि ज़मीन खोदने से पहले तू मेरे नाम का दूध और मछली पर न्याज दे दे। वालिदा मोहतरमा ये ख्वाब देखकर बड़ी खुश हुई कि सांप ने अपना ख़जाना देने का कह दिया है और कोई भेंट भी नहीं मांगी, वरना ऐसे ख़जाने के मुहाफ़िज़ सांप भेंट लिए बगैर ख़जाना नहीं लेने देते। मेरे वालिद अब्दुल जब्बार को मुताले का बहुत शौक़ था। उर्दू और अंग्रेज़ी की किताबें बहुत आसानी से पढ़ लिया करते हैं। इस दौर में अंग्रेज़ी की तो क्या उर्दू सही से पढ़ना नहीं आती थी।
इस ख्वाब की ताबीर उन्होंने वालिदा मोहतरमा को बताते हुए कहा, सांप ने दूध और मछली की न्याज का जो कहा है, इससे उसकी मुराद पहला लड़का और पहली लड़की की भेंट है। क्या तुम इस खजाने को हासिल करने को अपनी औलाद की भेंट दोगी? ख्वाब की ताबीर सुनकर वालिदा मोहतरमा डर गईं और बोलीं, अपनी औलाद की भेंट देकर ख़जाना हासिल करने से बेहतर है कि मैं रोटी और चटनी से खाना खाकर मंजूर कर लूँगी, लेकिन अपनी औलाद की भेंट किसी सूरत में नहीं दूँगी। नाना इस्माइल के घर में एक नीम का घना दरख्त भी था, जिसकी कई शाखें थीं। इन शाखों पर लगने वाली छोटी छोटी नीम की गठलियाँ, जिन्हें बच्चे नीम की निस्बत से नमूलिया कहते थे, इन गठलियों में बच्चों के लिए बड़ी कशिश होती थी। बच्चे सुबह सुबह घर का दरवाज़ा खुला देखकर घर में घुस जाते और ज़मीन पर पड़ी पकी हुई गठलियों को अपनी झोली में भरने लगते, ताकि उन्हें वह चूस कर आम के सा मज़ा ले सकें। ज़रा सी आहट पर बच्चे घबरा कर भाग जाते कि कहीं उनकी कोई चोरी ना पकड़ ले। नीम के दरख्त के पास कच्ची ज़मीन होने पर जगह ठंडी होती थी। इस जगह पर पालतू कुतिया आराम किया करती थी। बज़ाहिर वो आंखें बंद की हुई होती थी और ऐसा महसूस होता था कि वो गहरी नींद में है। ज़रा सी आहट होने पर आंखें खोल देती थी। उससे बातें करने पर इस तरह से सुनती जैसे वो हमारी बात को बड़ी तवज्जो से सुन और समझ रही है। एक बार कुत्ता मार मुहिम चल रही थी। कुत्तों को जहर देकर हलाक किया जा रहा था। वालिदा मोहतरमा ने कुतिया को मुखातिब किया कि आज बाहर नहीं जाना, कुत्तों को जहर देकर हलाक किया जा रहा है। उसने वालिदा मोहतरमा को ऐसे देखा कि जैसे वो उनकी बात समझ गई है, और इस रोज़ वो पूरा दिन घर से बाहर नहीं निकली। नीम के दरख्त के सामने एक लकड़ी का तख्ता हर वक्त बिछा रहता था, जिस पर बच्चे खेलते थे। बड़े भी गर्मियों में हवा खाने को बैठ जाते थे। नीम का दरख्त मेरे लिए बड़ी कशिश का बायस था। नीम के दरख्त पर आने वाले परिंदों, जिनमें मीना, कोयल, कौवे, तोता, चिड़िया, चील, कबूतर और फाख्ता समेत मुख्तलिफ परिंदे इस पर आकर बैठा करते थे। मैं इन्हीं परिंदों देख देख कर खुश होता करता था। इन परिंदों में चिड़िया ऐसी परिंदा थी जो ज़मीन पर दाना चुगने आ जाया करती थी। मैंने बचपन में चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आई। एक दिन सुबह के वक्त मेरी वालिदा पड़ोस में गई हुई थी। मेरे बड़े भाई मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जमील, बहन जमीला और पड़ोसियों के बच्चे सेन में खेल रहे थे। हम छोटे बच्चे तख्त पर बैठे हुए उन्हें देख रहे थे। अचानक कमरे के साथ छोटा कमरा, जो रात में बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था, उससे चूज़े की चीखने की आवाज़ आने लगी। इन दिनों गांव में लोग बकरे, बकरी, मुर्गा, खरगोश इसलिए पालते थे कि अचानक मेहमान आ जाने की सूरत में इन्हें ज़िबा करके मेहमानदारी कर सकें। घर में चीज़ होने पर कोई परेशानी नहीं होती थी। हमारे चूज़े छोटे कमरे में दाना चुग रहे थे। वहाँ से चूज़े की आवाज़ आ जाने पर मेरे भाई सलीम ने देखा कि कोई चीज़ छोटे सुराख में से चूज़े को अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। उसने फ़ौरन से चूज़े को पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। चूज़े के साथ उसने खींचने वाला वही काला सांप देखा। सांप शदीद गुस्से में था। वो तेज़ी से मेरे भाई सलीम की तरफ लपका, मगर बच्चों ने सांप का शोर मचा दिया। मेरा भाई, जिसके सांप को देखकर औसान ख़ता हो गए थे, बच्चों के शोर पर उसे हौसला हुआ और बाहर की जानिब लपका। दूसरे बच्चे भी सांप कहते हुए बाहर निकल गए। सांप का शोर सुनकर हम छोटे बच्चे तख्त पर बैठे सहम गए। महल्ले वालों ने जब सांप का शोर सुना, वो भी घर में आ गए, लेकिन सांप चूज़े समेत गायब हो चुका था। सब मायूस होकर चले गए। मगरिब के वक़्त नाना सुलेमान दुकान बंद कर आ गए। उन्हें भी महल्ले वालों के ज़रिए सुबह के वाक़े का इल्म हो गया था। इस वाक़े का सुनकर उन्हें तशवीश हुई कि कहीं वो सांप बच्चे के किसी गज़ब में आकर किसी बच्चे को ना नुकसान पहुंचा दे। उस सुराख में आग के देखते हुए कोयले डाल दिए गए ताकि वो सांप आग में जल भुनकर मर जाए। इतना कुछ करने पर भी वो सांप ज़िंदा रहा। उसे ज़रा सा भी आग ने नुकसान ना पहुंचाया था। इस वाक़े के चंद दिन बाद गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने पर हम अपने घर हैदराबाद आ गए। इन दिनों न्यू सईदाबाद में गंदम की फसल कटने पर साल भर तक इस्तेमाल होने तक गंदम का स्टॉक घर में कर लिया जाता था और ज़रूरत के इस्तेमाल की चीज़ें जमा की जाती थीं। बाज़ घरों में अब भी ये रुझान है। इस तरह उन्हें सारा साल चीज़ें लाने से निजात मिल जाती है। गंदम ख़राब नहीं होती। हस्ब ज़रूरत गंदम को चक्की में पीस लिया जाता है। मेरे नाना हकीम सुलेमान ने भी मकान में साल भर का स्टॉक कर रखा था। वो किसी काम से हैदराबाद आए हुए थे। शाम को देर हो जाने पर उनकी बस निकल गई थी, इसलिए वो हैदराबाद में ही रुक गए। दूसरे दिन जब वो न्यू सईदाबाद पहुँचे,
انہیں معلوم ہوا کہ رات میں ہمارے نانا کے مکان سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں رہنے والے 2 بھائیوں شبرانی اور رمضان نے تالا توڑ کر گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مکان سے کسی بھی صورت میں قبضہ چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ پولیس کی مدد حاصل کرنے پر گلی میں لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس جب شبرانی کو گرفتار کر کے لے جانے لگی تو اس نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ یہ گھر اس کا ہے اور حکیم سلیمان اس کے پاس رہتا ہے۔ اس پر وہاں موجود لوگوں نے اور نانا حکیم سلیمان نے کلمہ پڑھنے پر اس کو سامان گھر میں موجود رقم سمیت مکان دے دیا اور پھر کبھی پلٹ کر اس مکان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ وہ حیدرآباد میں ہمارے گھر چلے آئے، یہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن کلمہ پڑھ کر مکان حاصل کرنے والے شبرانی کے گھر پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور پریشانیوں نے وہاں ڈیرا جما لیا۔ شبرانی اور اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے۔ سنا ہے کہ اب اس گھر میں شبرانی کا پوتا رہتا ہے جو کہ نشئی ہو گیا ہے۔ مکان میں مشکوک لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ مکان پر بظاہر قبضہ عام سی بات لگتی ہے کہ پڑوسی نے لالچ میں آ کر قبضہ کر لیا کہ حکیم سلیمان کی کوئی وارث ہے نہیں، اس لیے مکان پر قبضہ آسان رہے گا۔ مگر یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ واقعہ اس واقعہ کے بعد ہی کیوں ہوا۔ وہ پہلے بھی مکان پر قبضہ کر سکتے۔ سام کے بل میں آگ کے کوئلے ڈالنے کے بعد ہی مکان پر کیوں قبضہ ہوا، یہ بات آج تک ذہن قبول نہیں کر سکا۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں واقعات ایک دوسری کی کڑی ہیں۔ سام کی ناراضگی کے بعد ہی اس مکان پر قبضہ ہوا۔ اس مکان پر کیا قبضہ ہوا، ہمارا نیو سعید آباد جانا ہی چھوٹ گیا۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، نیو سعید آباد آنا ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کسی شادی کی تقریب منعقد ہونے پر ہی گھر والوں کا نیو سعید آباد آنا ہوتا ہے۔ میری صحافتی مصروفیات کی سبب میں نے مجبوری ہی میں 40 سالوں میں چند ہی شادیوں میں تقریب کی۔ اچانک میرے موبائل پر میرے کزن کی مس کال آ گئی، جس کا مطلب تھا کہ شہر سے بارات پہنچ چکی ہے اور مجھے فوری وہاں پہنچنا ہے۔ میں ماضی سے حال میں آ چکا تھا اور میرے قدم شادی والے گھر کی طرف اٹھ رہے تھے جو کبھی گلی نمبر 8 ہوا کرتی تھی۔ اب نیو سعید آباد اتنا پھیل چکا ہے کہ گلیاں گننا مشکل ہو گیا ہے۔